ये आज हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोगों ने 5 क्लासें करी हैं और 5 क्लासों में हमने 1 लीनियर क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन 1 लीनियर किए हैं और 2 क्लासें हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप हुई हैं। इस अगर ये क्लासें आप पूरी पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आइए ये क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं और कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, अपनी क्लास जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो आइए ये क्वेश्चन हल करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। बच्चों ध्यान रखना, अवशोषण का मतलब किसी चीज़ को अवशोषित करना, यानी कि अपने ओर खींचना। क्या करना? अपनी ओर खींचना। क्या करना? अपनी ओर रस्सी द्वारा किसी चीज़ को क्या किया जाए, जैसे खींचा जाए तो हम उसको क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा वो ले रही होती है अभिक्रिया, उसमें उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वह ग्रहण की जाती है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, मतलब उत्सर्जित की जाती है। ग्रहण करना मतलब लेना, अवशोषण करना, और त्याग करने का मतलब उत्सर्जन करना। मतलब किसी चीज़ को यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो मतलब उस चीज़ का हम लोग खा रहे हैं या ले रहे हैं। जिस पानी पीते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, और जो मल त्याग करते हैं उसका हम लोग उत्सर्जन करते हैं। क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे, यानी कि त्याग करेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है। ओ मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है? ली जा रही है, और हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है। आई बात समझ में? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और हाइड्रोजन त्यागा जाता है। और ये बात जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आपको पक्का ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर 1 लीनियर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। उपचयन, कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं कि उपचयन और अपचयन में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चे, छोटा सा फ़र्क होता है इसमें। उपचयन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। किसमें? अपचयन अभिक्रिया में। उपचयन और अपचयन दोनों अलग बातें हैं, लेकिन इनका क्या होता है? इसमें विपरीत होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्रहण होता है तो यहाँ हाइड्रोजन का त्याग होता है। यहाँ हाइड्रोजन का त्याग होता है तो यहाँ हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा। क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा तो यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हो रहा। यहाँ हाइड्रोजन का त्याग हो रहा तो यहाँ हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, हाइड्रोजन छोड़ा जाता है। और अपचयन में ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा? त्याग किया जा रहा कि भाग जाओ यहाँ से, और हाइड्रोजन से क्या कहा? आ जाओ, तुम भी हमारी कक्षा में रहोगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है आपको कि रिडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या हो रहा होता है? अपचयित हो रहा है, दूसरा उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पदार्थ अपचयित हो रहा है, दूसरा उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? एक अपचयित हो रहा है, दूसरा उपचयित हो रहा है। ओके, मतलब एक पदार्थ ग्रहण हो रहा है, एक पदार्थ को त्याग हो रहा है। इस तरीके से इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्या? कि रिडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन क्या? अपचयन और उपचयन। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया क्या होती? साथ साथ चलती। कैसी चलती है? साथ साथ। हम साथ साथ हैं। कैसी अभिक्रिया चलेगी? साथ साथ चलेगी। किसमें? रिडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ चलती है या होती रहती है। ठीक है ना? नेक्स्ट जो हमारा है, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण एक तरीके से वातावरण में उपस्थित धातुओं में लगने वाली जंग को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में
जो लोहा वातावरण में खुले में पड़ा रहता है उसमें हमें भूरे भूरे या लाल रंग की एक परत दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? परत दिखाई देती है। उसी को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। धातुओं का धीरे धीरे क्या अपघटन होना संक्षारण कहलाता। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। किसको? किसके द्वारा? जंग द्वारा। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि लोहे में किस तरह की जंग लगती है, चांदी में कौन सी जंग लगती है और तांबे में कौन सी जंग लगती है। नेक्स्ट जो हमारा है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के वायु में उपस्थित ऑक्सीजन अपचयित होने के फलस्वरूप इनमें उत्पन्न हो जाती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु जब किसी भोजन के साथ उपचयित होकर एक तरीके से हमारे खाने वाले पदार्थों में एक दुर्गंध उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा सीधा शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो अगर आप यही पूरी भाषा डिट्टो लिख देते हैं तो आपको कोई भी ये क्वेश्चन गलत नहीं बता सकता। नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर, वायु में जलाने से पहले यदि वायु की उपस्थिति में यानी वायुमंडल में खुले वातावरण में मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वह खुले में रहकर मैग्नीशियम के क्या बना लेता है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना लेता है। कब मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती क्या हो जाती है? या तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। और यह मैग्नीशियम पर एक किस रूप में दिखाई देती है? ये हमें एक परत के रूप में दिखाई देती। किस रूप में? परत के रूप में। जैसे कि ये कोई धातु, ये मैग्नीशियम का एक फीता है या पट्टी है या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोई मेरे पास रॉड है, उस पर क्या एक हल्की हल्की तुम्हें हल्की क्या दिखेगी? हल्की किसी रंग की एक परत दिखेगी। जैसे कि ये ग्रीन दिख रहा है, हल्की परत दिखेगी। वो या तो मैग्नीशियम के क्या होंगे? मैग्नीशियम के ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे? या तो ऑक्साइड होंगे, नहीं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोई परत होगी। क्या होगी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होगी। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भुजे चूने को। कौन से चूने को? ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ X है। क्या है? कोई पदार्थ X है, उसका उपयोग दीवालों को पोतने में किया जाता है, तो उसका नाम या और रासायनिक सूत्र बताइए। क्या बताएं? उसका नाम बताओ और रासायनिक सूत्र बताओ। तो हमारा क्वेश्चन बनता है भुजे चूने को दीवार सफ़ेद करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या? CaO होता। क्या? CaO। ये हमारा भुजे चूने का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, संक्षारण के कारण। किसके कारण? यही संक्षारण जो अभी हमने आगे बढ़ाया। संक्षारण के कारण क्या होता है? लोहे पर किस कलर की? लाल और भूरे रंग की। किस रंग की? लाल और भूरे रंग की। किस कलर की? लाल और भूरे रंग की। किस कलर की? लाल और भूरे रंग की क्या हो जाती है? परत जम जाती है। क्या जम जाती है? हमारी परत जम जाती है। किस कलर की? या तो लाल रंग की या तो भूरे रंग की। और क्या होता है? चांदी पर आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि मम्मियों के पैरों में पहने जाने वाली पायल का रंग कभी कभी हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, जो कि यह ज़्यादातर बरसात या गर्मी के मौसम में होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि चांदी पर जमने वाली
काली रंग की क्या होती है, एक जंग होती है। और जंग किस कारण जमती है, संक्षारण के कारण जमती है, क्योंकि इसके जो चांदी के ऑक्साइड, चांदी जो होती है ये वातावरण में उपस्थित किसी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, जिस कारण से इस पर एक काले काले कलर की क्या दिखाई देती है, हमें परत दिखाई देती है, जिसे हम लोग चांदी का संक्षारण या चांदी पर जंग लगना बोलते हैं। तांबे के बर्तन अब तो कम प्रचलित हैं। पहले के लोग तांबे के बर्तन में क्या पिया करते थे, पानी पिया करते थे। और उसमें देखा गया कि तांबे के जो बर्तन होते हैं अगर अधिक समय तक उनको हम उपयोग में ना लाएं तो उनमें हमें एक काले हरे हरे रंग की, किस रंग की, हरे हरे रंग की एक परत जमाई दिखी, क्या देगी, परत जमी दिखेगी, जो संक्षारण के कारण ही होती है। आज नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। क्या स्पष्ट करने वाले हैं, अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। और जो 3 अंतर हम पढ़ाने वाले हैं, 3 में से एक अंतर आना अनिवार्य है। और ये अंतर आपको आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझें कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर होते हैं, बेसिक अंतर कौन कौन से बेसिक अंतर होते हैं। तो अंतर नंबर 1 है हमारा, वे कौन सी, वे क्रियाएं, क्या, वे क्रियाएं जिनके संपन्न होने में, जिसके संपन्न होने में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्सर्जित मतलब त्यागती हैं, वो मतलब बाहर निकालती हैं अपने से, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। और ऊष्माशोषी ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषित या अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। अंतर नंबर 2 है हमारा, इन क्रियाओं से वातावरण का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता, क्या होता है, तो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें तापमान घट जाता है। जैसे कि एक बंद कमरे में अगर हीटर जला दें तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम उसमें कूलर चला दें तो उसका तापमान घट जाता है, क्या जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, इनमें बंद बनने की क्रिया होती है। क्या बन जाते हैं, बंद बन जाते हैं। पूछेगा सॉरी बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उसमें बंद बन जाते हैं, बॉन्ड जिसको बोलते हैं। इन क्रियाओं में बंद टूटने की क्रिया होती है। इसमें बंद क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या टूट जाते हैं, मतलब जिनका खंडन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं N2 है, क्या है, N जो है 2 है और हाइड्रोजन 3 है। तो इनका देखिए हम लोग क्या बन गया, इनको जब इनकी अभिक्रिया हुई तो क्या बना, 2NH3 यानी कि अमोनिया बन गया। क्या बन गया, अमोनिया बना। क्या बना, अमोनिया, क्या बना, अमोनिया बन गया। और इसमें क्या हो रहा है, N2O3, क्या बनता, N2O3 यानी कि 2N के क्या, TNO मतलब ऑक्साइड क्या बन गए, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए। और नाइट्रोजन कैसी होती है, ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। तो तापमान इसमें गिर जाता है, तापमान गिरता है, इसमें तापमान बढ़ता है। आई बात समझ में। इसमें बेसिक 4 अंतर हैं और ये अंतर आपको आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो एक बार ध्यान से ज़रूर स्किप करके न देखें, इसको ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो हमारा है, ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। अभी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात हो रही थी, अब ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन में क्या अंतर होता है इसमें बात करेंगे। तो इसमें ऊष्मीय वियोजन में अवयवी घटक, ऊष्मीय वियोजन में कौन से घटक, अवयवी घटक या उत्पाद ठंडा करने पर मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस रूप में थे उसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन ऊष्मीय अपघटन में
पुनः मूल पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, मतलब एक बार जो हो गया सो हो गया। कागज़ को जला दिया, कागज़ का काट देना, कागज़ को जला देना, कागज़ का काटना ऊष्मीय वियोजन, कागज़ का जलना ऊष्मीय अपघटन होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ऊष्मीय वियोजन, कौन सा भी ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय विक्रिया क्या है, ये भी हमने अभी आगे भी पढ़ा था। हमने बोला था वन लीनियर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय विक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय विक्रिया। कौन सी अनुत्क्रमणीय विक्रिया है, कैसी विक्रिया है, अनुत्क्रमणीय विक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय विक्रिया है, कौन सी, उत्क्रमणीय। नेक्स्ट जो हमारा है यह अभिक्रिया साम्यावस्था में रहती है, किस अवस्था में रहती है, साम्यावस्था में रहती है। किस अवस्था में, साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ क्या हो जाता है, बैलेंस बराबर हो जाता है किसी विक्रिया का, उसे हम लोग साम्यावस्था बोलते हैं। क्योंकि यह एक उत्क्रमणीय विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है, उत्क्रमणीय विक्रिया। यह विक्रिया पूर्ण हो जाती है, यह क्या हो जाती है, यह विक्रिया, इसमें वह विक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो यह अनुत्क्रमणीय विक्रिया। कौन सी विक्रिया है, अनुत्क्रमणीय विक्रिया है, और यह विक्रिया पूर्ण हो जाती है। और ये कभी पूर्ण नहीं होती क्योंकि ये बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, ये निरंतर चलती रहती है। उत्क्रमणीय का मतलब वह विक्रिया जो निरंतर चलती रहे, अनुत्क्रमणीय का विक्रिया जो विक्रिया कुछ स्टेप के बाद बंद हो जाए। उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि यहाँ NH4Cl की अभिक्रिया NH3HCl बना और ये दोबारा से NH3HCl बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम इसका ताप या दाब घटा दें। PCl5 में PCl3 + Cl2 बन गया, और इसको अगर ठंडा या दाब घटाने पर यह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। ये जो चिन्ह तो आपको दिख रहा है, ये हमारा उत्क्रमणीय विक्रिया का चिन्ह है, और ये हमारा उत्क्रमणीय विक्रिया का चिन्ह है। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। कौन सा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन, या ऊष्मा द्वारा जो वियोजन होता है और जो आयनों का वियोजन हो रहा। आइए इसको हम समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने के कारण होता है। किस कारण होता है, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा, जिसको करने में हमें किसकी ज़रूरत पड़े, ऊष्मा की ज़रूरत पड़े। मान लीजिए हमने बर्तन में क्या रखा, खाना बनाने को रखा, तो हमें इसमें क्या जलानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी। लेकिन आयनिक वियोजन पदार्थों को जल में घोलने पर होता, किसमें, कि एक बाल्टी पर बाल्टी ली, उसमें किसी आयन को घोला, क्या किया, और इसमें जब विद्युत प्रवाह किया तो यह अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट जो है ऊष्मीय वियोजन में बने अणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ऊष्मीय वियोजन में जो अणु बनते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन आयनिक वियोजन में बने कण कैसे होते हैं, आयन के रूप में होते, या तो ऋणायन होंगे या तो धनायन होंगे। कुछ ऋणायन बनते हैं, कुछ धनायन बनते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा, ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त अवयव आसानी से विसरण द्वारा पृथक किए जाते हैं। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक करना, मतलब अलग करना। क्या करना, अलग करना। किसके द्वारा, ऊष्मीय वियोजन से क्या हो जाता है, आसानी से विसरण कर प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। लेकिन आयनों को विद्युत धारा से पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा पृथक करते हैं। किसके द्वारा, विद्युत धारा द्वारा ऐसे पृथक करते हैं कि जब किसी घोल में डालेंगे तो उस यौगिक में, और जब धनायन और ऋणायन के विद्युत दो हम लोग तार डालेंगे, तो धनायन होंगे वो ऋणायन की तरफ आकर्षित होंगे, जो धनायन होंगे वो ऋणायन की तरफ, जो ऋणायन होंगे धनायन की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि विपरीत आयन क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ओके, आई बात समझिए। नेक्स्ट जो हमारा है चौथा नंबर, ऊष्मीय वियोजन में, किसमें, ऊष्मीय वियोजन में कार्बन तथा अकार्बन दोनों प्रकार हो सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन में कार्बन हो गया तो अकार्बनिक यौगिक दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन आयनिक वियोजन केवल विद्युतीय अपघटन पदार्थ होता है। कैसा हो पदार्थ, जो विद्युत द्वारा अपघटित किया गया हो। किसके द्वारा, विद्युत द्वारा क्या किया गया, अपघटित किया गया हो।
नेक्स्ट जो हमारा है 5 नंबर अंतर ऊष्मीय वियोजन में जल एवं अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? जल की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? जल की। ऊष्मीय वियोजन में जल एवं अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आयनिक वियोजन में जलीय विलयन में होता है, जलीय विलयन ही होता है, इसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यह जो विलयन होता है आयनिक विलयन, इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता जल की आवश्यकता क्या होती है? इसमें हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ रासायनिक सूत्र देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वह Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। कॉपर का Cu होता है। जिंक का Zn होता है। ऑक्सीजन का O होता है। सल्फर का S होता है। हाइड्रोजन का H होता है। क्या होता है? H होता है। नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है। पोटेशियम का K होता है। क्या होता है? K होता है। क्लोरीन का Cl होता है। क्या होता है? Cl होता है। नाइट्रोजन का N होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का N होता है। कार्बन का C होता है। वो गलती से लग गया, वो नहीं होगा, यहाँ पे C होगा। कार्बन का क्या होता है? C होता है। और लोहे का क्या होता है? लोहे का हमारा F और E होता है। क्या होता है? Fe होता है। ओके, तो आज की हमारी यह क्लास आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी और इसकी हुई सारी क्लासें हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको यह क्लासें अच्छी लगी या फिर यह क्लासें आप जब भी देख रहे हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल लर्न विद केनी सर को सब्सक्राइब करें, ताकि अपने आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आप 100 में से 100 नंबर ला सकें। ओके, बाय बाय।